ऐसे इमिग्रेंट्स को ले रहा है जो सड़कों पे नाचते हैं या फिर फूड बैंक से चोरी करते हैं। 10,000 तक जॉब्स जा सकती हैं क्या, ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। जो घरों के प्राइस हैं, जो रेंटल के प्राइस हैं, वो ऑलरेडी स्काई रॉकेट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ओंटारियो कॉलेजेस की एक बहुत ही मेजर क्राइसिस के बारे में बात करेंगे जो फिलहाल ओंटारियो के अंदर चल रही है। भाई साहब, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो अगर आप ओंटारियो के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आज की डेट में पढ़ाई कर रहे हो या फिर फ्यूचर में ओंटारियो के अंदर ही प्लानिंग कर रहे हो, भी पढ़ाई करूंगा, वीज़ा वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, फिर जो भी हो रहा है, तो ये चीज़ आप लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। तो वीडियो एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आपको ये पता ही होगा कि पिछले 1-2 सालों में कनेडियन गवर्नमेंट ने कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। पीजेडब्ल्यूपी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया। स्टूडेंट वीजास के ऊपर इतनी सिग्निफिकेंट कैप लगा दी, नंबर्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गए। पीआर लेना इतना मुश्किल हो रखा है, सीआरएस स्कोर बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। साथ के साथ जो कोटाज हैं उनको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। और उसके ऊपर से पिछले कुछ सालों में ओंटारियो गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज के अंदर चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से आज ऐसी नौबत आ गई है कि भी ओंटारियो के कॉलेजेस में 10,000 तक जॉब्स जा सकती हैं क्या, ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। और साथ के साथ ओंटारियो कॉलेजेस के अंदर 600 प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डिप्लोमा मिल्स की। तो डिप्लोमा मिल्स वो कॉलेजेस होते हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की परवाह किए बिना डिग्री या डिप्लोमा या फिर कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह बांटते हैं कि भाई हमारे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो, हमें फीस दे दो, सिर्फ क्वालिटी की परवाह मत करो, पढ़ाई होगी नहीं होगी उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन आपको हाँ डिग्री या डिप्लोमा जरूर मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई कर पाओगे। अब यार ये डिप्लोमा मिल्स वाला सीन इतना ज्यादा हो गया था ना, मतलब अंधाधुंध इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले रहे थे, दबा के कॉलेजेस के पास रेवेन्यू आ रहा था, मतलब इतना ज्यादा पैसा आ रहा था कि भी कॉलेजेस को भी लालच आ गया था कि भी पैसा ही बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स आई हैं, चेंजेस वगैरह हुए हैं, पर्टिकुलरली पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट से रिलेटेड, एक चेंज तो यही आया था कि अगर कोई बंदा पीपीपी कॉलेज के अंदर पढ़ाई करता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेज के अंदर पढ़ाई करता है, तो उसको उसका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, मतलब वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। उसके ऊपर से अभी जो रीसेंट चेंजेस आए हैं कि भाई आपको कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर ही पढ़ाई करनी होगी, अगर ये डिप्लोमाज या फिर ये कोर्सेज वगैरह करोगे तो ही आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा या फिर आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज नहीं होगे। अब इन चेंजेस की वजह से ये जो पर्टिकुलरली प्राइवेट कॉलेजेस थे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आया। अब इन कॉलेजेस के अंदर स्टाफ तो काफ़ी सारा होता था। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इन कॉलेजेस के अंदर काम करते थे, कुछ प्रोफेसर्स वगैरह थे, कुछ मार्केटिंग के फील्ड में काम करते थे, उन सबको नोटिस थमा दिया गया है कि भाई आपको अक्टूबर तक का नोटिस दिया गया है कि भाई अक्टूबर तक आपकी जॉब है, उसके बाद लेड ऑफ, किसी को दिसंबर तक का, किसी को नवंबर तक का। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। और साथ के साथ ऐसे प्रोग्राम्स जिनके बेसिस पे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा ही नहीं, तो उन प्रोग्राम्स में कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आएगा ही नहीं, तो उसकी वजह से रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए कॉलेजेस को वो ऐसे प्रोग्राम्स बंद करने पड़ रहे हैं। तो ब्रैम्पटन जैसे शहरों में कुछ 70 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो अब वो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे अब स्टाफ नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है स्टाफ को पे करने का। तो बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। इनफैक्ट जो फॉर्मर इमिग्रेशन मिनिस्टर है कनाडा के, मार्क मिलर, उन्होंने तो इन कॉलेजेस को पपी मिल्स कह दिया था कि भाई ये जो कॉलेजेस हैं ये तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को सिर्फ कैश काउ समझते हैं, क्वालिटी की परवाह किए बिना सिर्फ पैसों की तरफ इनका ध्यान रहता है कि भाई स्टूडेंट्स आएंगे, पैसा लेके आएंगे, एजुकेशन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि भी पूरे कनाडा के अंदर ओंटारियो एक ऐसी प्रोविंस है जिसके कॉलेजेस को सबसे कम फंडिंग मिलती है। अब इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो डग फोर्ड ओंटारियो के प्रीमियर है ना, उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जिन्होंने कॉलेजेस को और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए एनकरेज किया। इसीलिए काफ़ी सारे कॉलेजेस ने क्या किया भाई साहब, इवनिंग्स में, वीकेंड्स पे, नाइट्स में भी प्रोग्राम्स वगैरह शुरू कर दिए, क्लासेस लगाना शुरू कर दिया। मेरी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ बात हुई थी जो ये बताते थे कि भाई रात को हमारी 10-10 बजे तक क्लासेस चलती हैं ताकि कॉलेजेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल कर सके। अब कॉलेजेस के पास इतने सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही प्रोफेसर्स वगैरह थे, जिसकी वजह से कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में ओवर क्राउडिंग हो गई और कॉलेजेस ने इमिग्रेशन को, स्टूडेंट वीज़ा को एक शॉर्टकट बना दिया और सपने बेचने लगे कि भाई आप सिर्फ हमारे कॉलेज में एडमिशन लो, आपको डिग्री दी जाएगी, फिर आप पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको कनाडा की पीआर मिल जाएगी और आप फिर कनाडा के अंदर सेटल हो जाओगे। अब जब कॉलेजेस ने अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके स्टूडेंट्स को एनरोल करना शुरू कर दिया तो इसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट है ना, सबसे मेजर इम्पैक्ट वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर आया। जो लैब्स होती हैं, लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं या फिर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। इतने लोग ही नहीं थे कि भाई इतने सारे स्टूडेंट को सपोर्ट कर पाएं। टीचर्स, प्रोफेसर स्टूडेंट्स के ऊपर क्लासेस में ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे क्योंकि अगर 30 की कैपेसिटी है क्लास में, वहाँ पे अगर 60 बच्चे बैठेंगे तो क्या ही प्रोफेसर अटेंशन वगैरह देगा अपने स्टूडेंट्स को। और जो इवनिंग या फिर नाइट प्रोग्राम्स थे उसके लिए प्रोफेसर्स अवेलेबल ही नहीं थे, इसलिए बहुत ही लो क्वालिटी के टीचर्स को हायर किया गया, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर आया। और बस यही चल रहा था कि भाई साहब एडमिशन लो, क्लास लगे ना लगे, लैब लगे ना लगे, आपको सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा वगैरह जरूर मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप
PGWP अप्लाई कर दोगे, जॉब की कोई गारंटी नहीं है, नॉलेज की कोई गारंटी नहीं है, आपको सीखने को मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, आप स्किल्स वगैरह लर्न करोगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की गारंटी ज़रूर है कि आपको डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा, जो सिर्फ एक पेपर होगा, उसके बेसिस पे कोई जॉब तो लगने वाली नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रखी है। एक तो रिसेशन वाला हिसाब किताब हो रखा है, कंपनियां वगैरह हायर नहीं कर रही हैं, उसके ऊपर से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो इतने स्किल्ड ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाया क्या गया है, क्या ही पढ़ाया गया है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अब यार बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, सबसे बर्निंग इशू के बारे में, जो कि है हाउसिंग एंड रेंटल मार्केट। अब ओंटारियो के अंदर जो हाउसिंग क्राइसिस है वो ऑलरेडी चल रही है, जो घरों के प्राइस हैं, जो रेंटल के प्राइस हैं, वो ऑलरेडी स्काई रॉकेट कर चुके, थ्रू द रूफ हैं। लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आने की वजह से जो रेंटल मार्केट है उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ गया, जो रेंट्स के प्राइस हैं वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। 62% स्टूडेंट्स का कहना ये है कि वो रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को तो रेंट और खाना अफोर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और लॉन्ग कम्यूट्स करने पड़ रहे हैं। ओवर क्राउडिंग, इलीगल बेसमेंट रेंटल्स और एक्सप्लॉयटेशन भी कॉमन है। कई स्टूडेंट्स एक ही कमरे में 2-3 लोगों के साथ रह रहे हैं, कमरा शेयर कर रहे हैं, और कुछ तो अपनी कार में भी सो रहे हैं। और इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से जो हरासमेंट है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी इंक्रीज हो गई। अब लैंडलॉर्ड्स को तो कोई टेंशन ही नहीं है कि भी अगर कोई मेरा बंदा कमरा छोड़ के चला भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत लंबी लाइन है, कोई ना कोई मेरी प्रॉपर्टी को तो ऑक्यूपाई कर ही लेगा, रेंट पे तो यार चढ़ ही जाएगा। तो इसकी वजह से जो गलत लैंडलॉर्ड्स हैं वो पर्टिकुलरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो जिनको ज़्यादा पता नहीं होता कि भी क्या रेंटल लॉ है, क्या हिसाब किताब है कनाडा के अंदर, जो नए नए आते हैं उनको जो बेकार लैंडलॉर्ड्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, हरास करते हैं। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। और पार्ट टाइम जॉब की तो क्या ही बात करें, आज के टाइम पे ओंटारियो के अंदर एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना भगवान ढूंढने के बराबर हो रखा है भाई साहब। 6-6 महीने, एक साल लग रहे हैं लोगों को एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं, लेकिन जो जॉब्स हैं वो लिमिटेड है। इनफैक्ट लिमिटेड भी नहीं है, और ज़्यादा कम हो रही हैं, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, रिसेशन का टाइम चल रहा है, लोग पैसे खर्चने को रेडी नहीं है, इसलिए बिजनेसेस चल नहीं रहे हैं, तो वो लोगों को फायर कर रहे हैं। हायर क्या करेंगे, फायरिंग चल रही है। तो ये दिक्कत वाली चीज़ है। तो ना पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, और फुल टाइम जॉब का भी औखा ही हिसाब किताब हो रखा है, क्योंकि रिसेशन वाला सीन है, जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वर्क परमिट होल्डर्स हैं, या फिर PR वाले हैं, या फिर जो भी हैं। अब ये जो भी रायता फैला है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, इतनी क्राइसिस वगैरह आ गई हैं मेजर ओंटारियो कॉलेजेस में, हाउसिंग मार्केट में, रेंटल मार्केट में, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, ये सारी दिक्कतें आ गई हैं। पब्लिक सर्विसेज के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को थोड़ा ठीक करने के लिए कनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत मेजर चेंजेस किए इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर सारी वीडियोज़ बनाई हैं, PGWP, PR, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस किए, और नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स हैं उसको कम कर दिया। अब जो मेजर रेवेन्यू का पोर्शन था कॉलेजेस के पास, वो कहाँ से आ रहा था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से। अब अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही कम हो जाएंगे तो भाई साहब कॉलेज का तो सत्यानाश हो जाएगा ना। इसकी वजह से ओंटारियो के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस स्टाफ को ले ऑफ कर दिया गया है। ऐसी नौबत आ गई है, कुछ कॉलेजेस तो भाई साहब कुछ टाइम के लिए AC भी नहीं चला रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है AC का बिल भरने के लिए, मतलब बिजली का बिल भरने के लिए। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी है। अब इसके रिस्पॉन्स में ओंटारियो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ यूनियन ने 9 जुलाई से एक प्रोटेस्ट शुरू किया है। उनकी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रॉपर फंडिंग दी जाए, डिप्लोमा मिल कल्चर को खत्म किया जाए, और स्टूडेंट्स को असली सपोर्ट मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। साथ के साथ जो कनाडा की इकॉनमी है ना, वो इतनी कोई बढ़िया नहीं चल रही है। अगर हम टेक्निकल डेफिनेशंस में चले जाएं तब रिसेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन स्टिल जो सिचुएशन है ना वो रिसेशन जैसी ही है। जॉब्स वगैरह लोगों को नहीं मिल रही हैं, जो कंपनीज हैं वो ले ऑफ्स कर रही हैं, लोगों को फायर कर रही हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लोन्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। हाउसिंग की क्राइसिस चल रही है जो मैंने अभी बताई। तो कनाडा की जो पहले इमेज होती थी, जो हाइप होती थी, लोग आते थे यहाँ पे कि भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यहाँ पे आएंगे 2021, 2022, 2020, या फिर उससे पहले तो बढ़िया ही हिसाब किताब था, वैसा अब हिसाब किताब नहीं रहा है। इसकी वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है वो 48% से डिक्रीज हो गया है ओंटारियो के कॉलेजेस में। और आपको बताया ही है मैंने कि जो मेजर रेवेन्यू है ओंटारियो के कॉलेजेस को, वो कहाँ से आता था, इंटरनेशनल स्टूडेंट से। तो इसलिए उनका जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब ये तो हुआ ही है, लेकिन अभी रिसेंटली जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो 2 चेंजेस और लेके आ गया। उन्होंने कहा है कि भाई साहब अब जो GIC का अमाउंट है, मतलब जो प्रूफ ऑफ फंड्स होते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उसको भी उन्होंने $2,000 से बढ़ा दिया, मतलब 1,20,000 इंडियन करेंसी में देखें तो उससे बढ़ा दिया। इसलिए बहुत कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर लोग अब कनाडा आना चाहते हैं। तो ये सीन चल रहा है। बाकी अब मेरे ओपिनियन में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे पढ़ाई करने का सोच रहे हो, पता नहीं क्यों सोच रहे हो, लेकिन इन केस सोच रहे हो, क्योंकि वर्थ है भी नहीं भी है, मतलब मिक्स्ड सा रिएक्शन है। लेकिन हाँ, अगर सोच रहे हो तो सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कॉलेज की रेपुटेशन और उस प्रोग्राम की रेपुटेशन को चेक करो। डिप्लोमा मिल्स से बच के रहो। ट्यूशन फीस अब $40,000 प्लस हो चुकी है,
और लिविंग कॉस्ट भी बढ़ गई है, जो जीआईसी वाला अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो गया है, तो प्लानिंग उस हिसाब से करो। साथ के साथ जो पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी और इमिग्रेशन के रूल्स हैं उनको रेगुलरली चेक करो। जो भी आप प्रोग्राम चूज़ कर रहे हो या फिर जिस प्रोविंस के अंदर जा रहे हो, जो भी हिसाब किताब है, पीआर कैसे लोगे उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके आओ। ये 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बाकी अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव इस टॉपिक पे शेयर करूँ तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, थोड़ा सा ओपन माइंड करके थोड़े से रैशनल होकर सुनना। तो बेसिकली मैं इस टॉपिक पे यही बोलना चाहूँगा कि ओंटारियो के अंदर ये जो भी सीन चल रहा है, 10,000 से ज़्यादा स्टाफ को ले ऑफ कर रहे हैं या फिर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 600 प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए। भाई साहब बिजली का बिल भरने के लिए कॉलेजेस के पास पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है क्योंकि ओवर रिलायंट हो गए थे उस रेवेन्यू के ऊपर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से आता था। अब ये जो चीज़ है ना, ये एक वेकअप कॉल है पूरी कनाडा के लिए, पूरी कनेडियन गवर्नमेंट के लिए कि भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है पूरी इकॉनमी में। ऑल्दो कनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स वगैरह लेना शुरू कर दिए है, काफ़ी टाइट स्टेप्स लिए हैं, चीज़ों को क्रंच करा है। अब ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किया है, वोट बैंक के लिए किया है, ये हमें नहीं पता, जो भी इंप्लीमेंट कर रहा है उसको पता है। लेकिन हाँ, जो कनाडा है, जो 6-7 साल पहले, मतलब कोविड से पहले, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी इमिग्रेंट्स के लिए जाना जाता था, अब ऐसे इमिग्रेंट्स को ले रहा है जो सड़कों पे नाचते हैं या फिर फूड बैंक से चोरी करते हैं या फिर ग्रोसरी स्टोर से चोरी करते हैं या फिर यहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज हैं या फिर जो फ्री सर्विसेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोविड के बाद पैसों के लालच में कॉलेजेस ने एडमिशन का क्राइटेरिया इजी कर दिया और कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम ने वीज़ा का क्राइटेरिया थोड़ा सा इजी कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी ओवर इमिग्रेशन हो गई, जितना कनाडा एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं था। तो कनेडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कंट्रोल लाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई साहब आइल्स के साथ एक सिविक सेंस वाला एग्जाम होना चाहिए ताकि क्वालिटी इमिग्रेंट्स आ सकें जो एक्चुअल में इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सड़क पे नाचने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है। अब डेफिनेटली मैं ये भी एग्री करता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में कनेडियन गवर्नमेंट ने ही बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया है, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से सोच समझ के प्लानिंग करके किसी कंट्री में मूव हो जाना चाहिए। ऐसे ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट करके, कोई गवर्नमेंट को, किसी पर्सन को, किसी रिश्तेदार को, किसी को दोस्त को कहीं पे भी ट्रस्ट करके ऐसे कहीं पे भी मूव नहीं होना चाहिए। बाकी रिसेंटली अभी कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम में जो पीजीडब्ल्यूपी, पीआर या फिर स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड जो चेंजेस आए थे उनको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो वो जानने के लिए आप राइट और लेफ्ट वाली वीडियोस दोनों चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बुरा मत मानना। और जब तक अगली बढ़िया सी वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड पता ही आपको कीप हसलिंग।